In this lesson, the ailing planet, the green movement role. The ailing planet means a sick planet. यहाँ पर एलिंग प्लैनेट किसको कहा गया है? जो धरती है, धरती बहुत ही आज ख़राब हो चुकी है, उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको हम एलिंग प्लैनेट कहते हैं। द एलिंग प्लैनेट, चैप्टर नंबर 5। द एलिंग प्लैनेट टाइटल का मीनिंग यही है, द सिक प्लैनेट। हमारी आज की जो धरती है उसकी कंडीशन बहुत, इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, उसके बारे में ये आपका ये चैप्टर है। द ग्रीन मूवमेंट रोल, और ग्रीन एक मूवमेंट है जो 1975 में शुरू हुआ था, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि उस मूवमेंट में क्या लिखा गया था और कैसे हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या हम आज कर रहे हैं, वो सब इसके के बारे में बताया हुआ है। रिटन बाय नानी पालकीवाला। ये आपको नाम इसका याद रखना है और इसका टाइटल भी याद रखना है आपको। ये आपको एमसीक्यूज़ में इसका क्वेश्चन आ सकता है। नीचे देखिए, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। ये नीचे जो दिए हुए हैं, ए होस्टाइलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, और जैसे जैसे हम रीड आउट करेंगे आज का चैप्टर, उसमें वैसे वैसे आपको इनके मीनिंग जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। और इसको लेसन को लास्ट तक देखें, इसी में ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ वर्ड मीनिंग एंड एक्सेट्रा, इसी में आपका डाला हुआ है। नाउ let's begin with the explanation, and we will cover the whole lesson in part. First we will discuss its explanation, and after that we will discuss its important question answer. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. ये जो आर्टिकल है हमारे पास, द एलिंग प्लैनेट, ये जो नानी पालकीवाला है, राइटर इनकी, इन्होंने लिखा था, इन्होंने पब्लिश किया था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 में। द इशू दैट द रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। ये आर्टिकल किस लिए लिखा गया था कि ये जो धरती की जो कंडीशन है वो डिक्लाइनिंग में जा रही है। इट मीन्स कि वो उसकी वॉर्स कंडीशन हो रही है हमारे प्लैनेट की बहुत कुछ हम इसमें कचरा फैलाते हैं और जो हमारे फॉरेस्ट लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो धरती की कंडीशन है वो डाउन टू डाउन, डे बाय डे जा रही है। उसके बारे में ये नानी पालकीवाला लिखते हैं। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of entire human race so completely. तो जो नानी पालकीवाला है, सबसे पहले ये बताते हैं कि पहले जो हमारी हिस्ट्री में एक मूवमेंट हुआ था उसको कोई भी आज याद नहीं करता है, उसको कोई भी इमेजिनेट नहीं करता है। एंड so rapidly as green movement which started nearly 25 years ago, जो 25 साल पहले जो मूवमेंट चला था ग्रीन मूवमेंट, उसको आज कोई भी याद नहीं कर रहा, जिसने जो है वो बहुत कुछ हमारी धरती को अच्छा इन्वायरमेंट दिया था। इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, और 1972 में न्यूजीलैंड में ये जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था उसको हमने सेलिब्रेट किया था। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और उसके बाद ये ऐसा कोई भी मूवमेंट हमारा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। वी हैव शिफ्टेड वन हॉब्स irrevocably from the mechanist view to a hostile and ecological view of the world। जो अब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो धरती, ये आस रखनी चाहिए कि धरती को एक मैकेनिस्टिक जो है एक प्लैनेट नहीं समझना चाहिए, हमें होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू के ऊपर ध्यान देना चाहिए। होलिस्टिक क्या होता है कि हमें जो है उसके बायोलॉजिकल वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें उसके बारे में भी ध्यान से ध्यान रखना चाहिए। एंड इकोलॉजिकल व्यू होता है कि कोई भी कंडीशन होती है, जैसे हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल की कंडीशन, पानी की कंडीशन है ना, ये सब इकोलॉजिकल उसके पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। तो आगे बात करते हैं नानी पालकीवाला। इट इज़ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, अभी क्या है जो हमारे इंसान की सोच है उसमें रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है। वो चेंज क्या आया है? इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस,
जो कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सबसे पहले जो है 16वीं सदी में कि जो हमारा सूरज है उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट है वो घूमते हैं एक प्रॉपर दूरी के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, सबसे पहले जो ह्यूमन हिस्ट्री में ये सब हुआ था। There is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism। और उसने ये भी बताया था कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं प्लैनेट में, धरती में, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम हिस्से हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि धरती जो है उसमें भी एक लिविंग एलिमेंट है, वो भी, उसको भी जीने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा उसको चाहिए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा हेल्थी फूड चाहिए। उसी तरह से प्लैनेट को भी जो है जीने के लिए अच्छा एक इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच आर पार्ट्स, जिसके हम हिस्से हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और ये सब चीज़ें हैं जो धरती के ऊपर है, उनकी हमें जो है वो कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेटाबॉलिकल नीड क्या है? को धरती को जीने के लिए, धरती को भी सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी हमें जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल obligation to be good step part of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। और साथ में ये भी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम जो है ट्रस्टी, हमें जैसे किसी भी संस्था के ट्रस्टी होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को संभालते हैं, उसी तरह से हमें अर्थ को भी अच्छी तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी जो हेल्थ कंडीशन को उसको भी संभालना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। 1987 में ये जो हमारी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट है, इन्होंने क्या किया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कि जो कुछ भी हम नेचर से लेते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको उसमें एक लेवल रखते हैं कि दोनों चीज़ों का एक बैलेंस रखते हैं। ये बैलेंस रखने के बारे में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ने कहा था। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs। ये जो कमीशन था इसने ये कहा था इसमें कि आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके प्रेजेंट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ताकि उनको हम अच्छा भविष्य देकर जाएं, उनके जो जीने के लिए जो चीज़ें हैं इस धरती से उनको मिल सके, उसके बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचर वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें धरती में से जो भी चीज़ें हैं वो ले लेनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ बचे ही ना। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड। और साथ में ये बताते हैं कि एक ज़ाम्बिया में एक जू है लुकासा, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ ए केज, वहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, जहाँ पर एक नोटिस रखा गया उस पिंजरे में, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, वहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है, जानवर कौन सा है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। वहाँ पर जो पिंजरा है वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है, बट वहाँ पर एक शीशा रखा गया है, और इस शीशे में क्या होता है कि इंसान खुद अपनी ही शक्ल देखता है और उससे रियलाइज़ होता है कि हम ही इंसान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है इस प्लेनेट के ऊपर जानवर हैं। Thanks to effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। और वो जो एजेंसियां हैं जिन्होंने ये बताया है कि इस प्लेनेट के ऊपर इंसान ही है जो अपने एफर्ट से कुछ ना कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो वो उसके बारे में बताता है कि उस इंसान ने डेली डे बाय डे जो है वो धरती को नुकसान किया है, इसलिए उसको अवेयर होने की ज़रूरत है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on पार्टनरशिप। तो अभी क्या है, डोमिनेशन क्या है, इसका मीनिंग कि हमें जो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों का नुकसान नहीं करना है, हमें जो है ऐसा नहीं होना करना चाहिए कि एक जो है आदमी है वही पूरी
धरती को उसको कवर करे, डोमिनेशन उसको बोलते हैं। और पार्टनरशिप क्या है कि हमें जो मिलजुल कर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई एक बंदा जो है वही काम करे, डोमिनेट करे। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वही काम करें और पब्लिक का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है, उसको हम डोमिनेशन बोल देंगे। और पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में होगा कि हम सब मिलजुल कर अपने प्लानट के लिए काम करें। Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind share the earth। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि हमारी प्लैनेट के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर 1.4 मिलियन जो है लिविंग स्पीसीज़ है। लिविंग स्पीसीज़ इट मीन्स कि जिनमें ऐसे प्राणी हैं जिनमें जान है, वो सब अभी उन्होंने रिसर्च किया है। विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिसे इंसानों को दूसरे पूरी दुनिया में भी शेयर करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए और उनकी भी केयर करनी चाहिए। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटेगोराइज्ड लिविंग स्पीसीज़। और ऐसा भी अंदाज़ा लगाया गया है कि बहुत सारी अनकैटलॉग्ड, जिनके बारे में पता ही नहीं है अभी तक, वो भी स्पीसीज़ इस प्लैनेट के ऊपर हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। तो साथ में ये भी हमारे राइटर बता रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट जो रैकन है उन्होंने बताया है कि हज़ारों की संख्या में ऐसी भी जानवर हैं, ऐसी भी स्पीसीज़ हैं, ऐसी भी जातियां हैं जानवरों की, जिनके बारे में अभी तक लैंग्वेजेस, अभी तक कोई रिसर्च ही नहीं किया गया है, वो अभी तक अननेम्ड है, उनके बारे में पता ही नहीं है और वो डार्क में है, वो अंधेरे में है, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had distinguished Indian as one of its member। वन ऑफ द अर्लियर इंटरनेशनल कमीशन, और उसके बाद क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कमीशन बना था जिसे डेल्ट इंटर आलिया, जिसे इंटर आलिया कमीशन भी कहा जाता था, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी। उन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन किया था। इकोलॉजी मैंने बताया था इन्वायरमेंट कंडीशन होती है जिसमें सभी प्राणी जो जीते हैं उसको इकोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। तो ब्रांड कमीशन बना था उसका नाम, कमीशन का नाम, विच हैड, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। और वहाँ पर उस कमीशन में एक इंडियन हमारे साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम था MRLK झा। ठीक है, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था इस कमीशन में, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment। क्या हम अपने आने वाले जनरेशन जो हैं उनको जो है वो रेगिस्तान देंगे? क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को ऐसे लैंडस्केप देंगे जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा, या हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट देंगे जो एलिंग होगी, जो बिल्कुल बीमार इन्वायरमेंट होगी, जिसमें बीमारियां होंगी? क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को ऐसा इन्वायरमेंट देंगे? तो इसके बारे में उस कमीशन ने क्वेश्चन किया था। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हीज थॉटफुल बुक, ये जो मिस्टर लेस्टर है उनकी बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। तो उन्होंने बताया था कि अपनी बुक में कि इन्वायरमेंट के 4 अलग अलग जो है वो एक पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं धरती के जिनके बारे में मिस्टर लेस्टर अपनी बुक में बताते हैं। एंड फिशर्स जो है वो पानी वाले, फॉरेस्ट जंगल वाले, और ग्रास लैंड जो मैदानी इलाका है जहाँ पर घास है, एंड क्रॉप लैंड इट मीन जहाँ पर कटी फटी मैदानी इलाके उनको क्रॉप लैंड बोल देते हैं, और जहाँ से खेती वगैरह होती है उनको भी क्रॉप लैंड कहा जाएगा। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोलते हैं? इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेसिस। तो वो बताते हैं कि जो चारों हमारे पार्ट्स हैं धरती के, ये हमारे पार्ट्स हमारे खाने पीने की सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं, बस मिनरल्स को और पेट्रोलियम को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीज़ें हमें वो उन 4 पार्ट से मिलती हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड।
और अब क्या है, लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंसान ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमारे 4 लिविंग एलिमेंट्स हैं ये दिन ब दिन इसका जो अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं, उनको फिर से वापस नहीं लाया जा सकता, वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, उसकी जो कंडीशन है वो भी इम्पेयर्ड हो रही है, डाउन हो रही है और बुरी हालत हो रही है। व्हेन this happens, fissures collapse, forests disappear, grassland are converted into barren wasteland। तो तब क्या होगा, जो हमारा पानी के जीव है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारे जंगल के जीव है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ग्रासलैंड एंड कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो हमारे घास के मैदान है वो भी एकदम से बंजर हो जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड डिस्ट्रॉयड, और हमारे जो क्रॉप लैंड है वो भी एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फर्दर एक्सप्लेनेशन इन आवर नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एलिंग प्लैनेट। Here are some important questions which you have write on your notebook and also learn for your future exam. Your first question: what does one see on the mirror inside the cage in the zoo at लुसाका जोम्बिया? यहाँ पर बताना है हमें कि जो लुसाका जोम्बिया है वहाँ पर जो जू है वहाँ पर मिरर क्यों लगाया गया है, उसका क्या रीज़न है। तो आप आंसर में देखिए, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर इनसाइड द केज इन द जू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जू में क्या है, कोई भी जानवर नहीं है, वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है जिसके सामने हमें खड़े होना होता है। वन फाइंड्स हिज ओन रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर, और मिरर में क्या होता है, हमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। सजेस्टिंग दैट ह्यूमन बींग्स आर द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, वहाँ पर यह पता चलता है कि जब हम अपनी परछाई देखते हैं शीशे में तो वो ये पिंजरा ये शो करता है कि हम इंसान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेस्टर ब्राउन व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। जो हमारे लेस्टर ब्राउन जो राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वहाँ पर 4 कौन से ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जिनके बेस के ऊपर, जिनके प्रिंसिपल के ऊपर हमारी धरती काम करती है। देयर आर 4 फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो पानी में जीव रहते हैं, जो जंगलों में जीव रहते हैं, और जो हमारे घास के मैदान है वहाँ पर जो जीव रहते हैं, और जो क्रॉपलैंड जो हमारे रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर कोई भी घास वगैरह नहीं होती, ये चारों हिस्से हैं हमारे प्लैनेट को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना है हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें जो है अपनी ज़रूरतों की पूर्ति इस तरह से करनी है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके फ्यूचर के ऊपर कोई भी उसका असर ना पड़े। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको हर एक ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलती रहें। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचर वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में ना रखते हुए हम नेचर में से सब कुछ ले लें और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी रिसोर्सेज ना छोड़ें, तो ये गलत बात है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, व्हाट डज दैट सजेस्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा कि लकड़ी की कीमत ज़्यादा होगी या फूड की कीमत ज़्यादा होगी। आंसर में देखिए, दैट सजेशन दैट द कॉस्ट ऑफ फायरवुड हैज़ बिकम हायर। तो क्या होगा कि जो जलाने के लिए लकड़ी होगी उसकी कीमत जो है वो हायर होगी, वो ज़्यादा होगी देन कॉस्ट ऑफ राइस एंड अदर स्टेपल फूड। और दूसरे खाने वाला जो चीज़ें होंगी उनका जो प्राइस है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वो फायरवुड जो लकड़ी है हमें नहीं मिलेगी राइस इन स्पाइट ऑफ राइस एंड खाने वाली जो चीज़ें हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमें जो है वो इंडस्ट्री जो जितनी भी है उनका हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या रोल है, उनका क्या करना चाहिए उनको। ये आंसर आपने लिखना है। इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल इन यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक ढंग से यूज़ करना है, उनको एक लिमिट के ऊपर ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। द टॉप ऑफिशियल नीड्स टू बिकम द गार्डियन
ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये जो ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं इंडस्ट्री में या हमारी गवर्नमेंट में, उनकी ये ड्यूटी बनती है, ये गार्डियन है हमारे इन्वायरमेंट के, और इनको जो है वो ध्यान रखना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट का। इफ़ वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन, अगर हमें अपने आने वाले भविष्य की जो हमारी जनरेशन है उनके बारे में सोचना है, तो हमें जो है गार्डियन के तौर पर हमें अपनी इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए। उनकी जो है उसकी जो है वो एकदम से संभाल हमें खुद करनी होगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किनकी, इंडस्ट्रीज़ की और इंडस्ट्रिस्ट की एंड पॉलिटिशियंस की, जो देश को और कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। आप लोगों को यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम एंड कीप वर्किंग हार्ड। गुड लक।